हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा आज मैं शुरू करवाने जा रहा हूँ आपको जो आपका फोर्थ चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ये फुल चैप्टर विद ट्रिक्स विद स्पेशल नोट्स पिक्चर लगा के आपको बढ़िया तरीके से समझाया है। अगर आप मेरा वो वीडियो लेक्चर देख लेते हो आपको फुल चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाई डिड द फोर्ड मोटर कंपनी, जो फोर्ड वालों की मोटर कंपनी है, ठीक है, वांटेड टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज अ सप्लाइंग बेस। वो इंडिया में जो फोर्ड कंपनी है उसको एज ए सप्लाइंग बेस क्यों सेट करना चाहते हैं इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोबल। जो फोर्ड कहना ये चाहता है, जो फोर्ड मोटर्स कंपनी है वो इंडिया की नहीं है। ठीक है, पहली बात तो वो इंडिया में जो उसका एक प्लांट है, उसका एक मान लो एक दुकान है समझ लो, वो उस दुकान को एज ए सप्लाई क्यों यूज़ करना चाहती है सभी कंट्रीज़ में। ठीक है, तो इसके तीन कारण है। पहला कारण है इंडिया में लार्ज मार्केट मिलेगी उनको। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंडिया में उनको प्रोडक्ट करने की जो मोटर्स हैं वो उनका कम खर्चा लगेगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और तीसरा पॉइंट है वेल कनेक्टेड। तो एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है लार्ज मार्केट, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में अगर कोई भी हम प्रोडक्ट मतलब बनाएंगे फोर्ड मोटर अकॉर्डिंग, तो इंडिया की जो मार्केट क्या है, बड़ी ज़्यादा विशाल है, लार्ज है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल। स्किल का मतलब क्या होता है, इंडिया में जो काम करने वाले लोगों की जो मौजूदगी है, ठीक है, स्किल्ड वर्कर हैं, वो उनको सस्ते दामों में मिल जाते हैं। मान लो एक वर्कर इंडिया में, हमें पता है बेरोजगारी बड़ी ज़्यादा है, तो लोग चाहे स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड है। ठीक है, स्किल वो होता है जिनको काम करना आता होता है, अनस्किल होता है जो जिनको काम करना नहीं आता होता, लेबर वगैरह। तो इंडिया में सस्ती मिल जाएगी। अनस्किल्ड लेबर इंडिया ऑफर्स ए कॉस्ट एवरेज, तो उनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ठीक है, हर कंपनी चाहती है उनको सस्ती चीज़ मिले और महंगी बिके। ठीक है, तीसरी बात है और लास्ट वेल कनेक्टेड, इंडिया इज़ वेल कनेक्टेड विद अदर एशिया ठीक है, यूरोपियन अमेरिका मार्केट थ्रो सी और लैंड। इंडिया की जो वेल कनेक्शन है, चाहे वो सी से लेके है, चाहे वो लैंड से लेके किससे साथ है, एशिया के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका के साथ इसके कनेक्शन है। इसीलिए फोर्ड मोटर वाले इंडिया को एज ए सप्लाइंग बेस बनाना चाहते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस क्या होती हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एग्जांपल के साथ बताना है। तो मल्टी नेशनल क्या होती है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन और MNC जिसको बोलते हैं, इज़ ए कंपनी, एक कंपनी होती है डैट ओन्ड, जिसको ओन कौन करता है या कंट्रोल कौन करता है, प्रोडक्शन इन, मैं बताता हूँ, वेट आपको अगली पिक्चर क्लियरली दिखाता हूँ, वेट। ठीक है, मोर देन, ठीक है, मोर देन वन कंट्री। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन वो कंपनीज होती हैं जो एक से ज़्यादा देशों में पाई जाती हैं। एग्जांपल में क्या है, पेप्सी है, सैमसंग है, ओनिडा है, गैलेक्सो है, पॉन्ड्स है, LG है, एक्सेट्रा। इनमें से कई कंपनीज का आपने नाम सुने होंगे और कई आपके लिए नए हैं। एज इट इज़ याद रखनी है, 2-3 यहाँ से याद रख सकते हो। ठीक है, द एक्टिविटीज़ ऑफ MNC आर स्प्रेड ओवर मैनी कंट्रीज़। ठीक है, एक्टिविटीज़ मतलब जो उनके काम करने की शक्ति है या काम करते हैं, चाहे एप्पल कंपनी है, वो एक से ज़्यादा देशों में अपना एक्टिविटी करती हैं। ठीक है, द पेरेंट कॉरपोरेशन इज़ लोकेटेड इन वन कंट्री। पेरेंट का मतलब क्या होता है कि उस कंपनी की मेन जो शाखा होती है, मेन ब्रांच होती है, उस नेशन में होती है। ठीक है, एंड सब डायरीज आर स्कैटर्ड इन मैनी कंट्रीज़। अब पता है क्या है, जो उसकी पेरेंट कंपनी है, जैसे मैं बोलूँ कि एप्पल, कि उसकी मेन ब्रांच कहाँ पर होएगी, USA में। ठीक है, और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस क्या होंगी अगर अदर कंट्रीज़ में सेटल्ड होंगी इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल के लिए क्या है, IIT इज़ ए वेरी लार्ज अमेरिकन कंपनी है जो MNC है, डिज़ाइन इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च कंट्री इन यूनाइटेड स्टेट्स में भी उनके बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं। रिसर्च सेंटर बेसिकली वहाँ वो होते हैं जहाँ पर वो रिसर्च करके नए प्रोडक्ट्स को बनाती है, ठीक है। एंड देन द कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर इन चाइना, और कंपोनेंट्स उसके चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो बेसिकली जो मेन ब्रांच है वो अपने देश में होएगी, और उसके जो रिसर्च सेंटर है या कोई भी और सेंटर है वो अलग अलग देशों में पाए जा सकते हैं, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स आर देन शिफ्ट टू मैक्सिको में शिफ्ट हुए, उसके बाद ईस्टर्न यूरोपियन में शिफ्ट हुए कंट्रीज़ में, वेयर एवर दीज आर असेंबल्ड, एंड असेंबल मतलब उनके पार्ट्स को जोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ़ोन है, फ़ोन की एग्जांपल ले लो, उसकी फ्लैश लाइट कहीं और बनेगी, फ़ोन की डिस्प्ले कहीं और बनेगी, ठीक है, उसकी टच पैनल कहीं और बनेगी, बैटरी कहीं और से ली जाएगी, ठीक है। अब आप अगर मोबाइल की आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, अगर उसको खोल के देखते हो तो मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स के ऊपर लिखा होता है मेड इन USA, बैटरी के ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना। तो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग शहरों में अलग अलग देशों में असेंबल होते हैं, ठीक है। एंड फर्निश प्रोडक्ट आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो प्रोडक्ट पूरा बन जाता है, फर्निश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसको पूरे वर्ल्ड में बेचा जाता है, ठीक है। जो कंपनी कंज्यूमर केयर इज़ कैरी आउट थ्रू कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। अब कॉल सेंटर की अगर बात करें वो इंडिया में लोकेट होते हैं। तो एक एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो इंटरनेट से ढूंढ के, कोई एक कंपनी पकड़ लो, उसका देखो हेड ब्रांच कहाँ पर है, ठीक है, रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, और वो अपने प्रोडक्ट कहाँ पर सेल करती है, और उनकी जो कॉल सेंटर है या कस्टमर केयर है कहाँ पर है, ठीक है। तो ये कोई भी आप लिख सकते हो। आई होप ये आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। ये पूरा चैप्टर मैंने विद ट्रिक्स विद स्पेशल नोट से पिक्चर लगा के एक एक चीज़ को समझाया है, पहले आप वो देख ले, आपको अच्छी तरह इस चैप्टर की समझ आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन लिंक्ड, ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ते इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है हमने किसमें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट में। शुरू करते हैं, चलो। तो डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड क्या होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये मैंने स्पेशल नोट्स में बड़ी अच्छी तरह समझाया है, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड मतलब व्यापार करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन से कोई किसी भी देश में इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं। अब फॉरेन ट्रेड क्या होता है, अंडर फॉरेन ट्रेड मतलब बाहरले देश की जो बिजनेस है। गुड्स एंड सर्विस ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जब किसी एक देश की या तो गुड्स या तो सर्विस एक देश से दूसरे देश ट्रांसफ़र होती है, मान लो एक देश से दूसरे देश बिकती है, तो उसको क्या बोला जाता है, फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ए MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो कंट्री इन्वेस्ट देयर अनदर कंट्री, जब एक कंट्री की बड़ी कंपनी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे एप्पल की एग्जांपल लो, USA की कंपनी है, ठीक है, इन्वेस्ट कहाँ पर करती है, अलग अलग देशों में, USA, चाइना, ठीक है, रशिया, इंडिया। दूसरी बात, इट रिजल्ट इज़ कनेक्टिंग द मार्केट, कनेक्ट करती है मार्केट, तो और इंटरग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज़, ये अपनी मार्केट को लार्ज करती है फॉरेन ट्रेड से। मतलब एक देश से अगर दूसरे देश में अगर बिजनेस करना है तो क्या आएगा, उस देश का कनेक्शन हो जाएगा बढ़िया तरीके से। इट प्रमोट्स प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री का जब दौर चला तब उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जिस युग में इंडस्ट्रीज़ की स्थापना होनी शुरू होगी उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो उस देश को वो कंपनी देगा, आप इस कंपनी को संभाल लो, हम किसी और देश के साथ भी एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये था डिफरेंस फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। आज के समय में दोनों बहुत हाई लेवल के ऊपर चली गई हैं। तो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको वेट समझाता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैव मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो कंपनीज होती हैं चेंज द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था है उसको कैसे चेंज करती है MNC, ठीक है, वो बताना है।
फर्स्ट है बिफोर द एंट्री ऑफ एमएसपी। एमएसपी की एंट्री होने से पहले की बात है। प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन ए कंट्री। जब एमएसपी नहीं आई थी, उससे आने से पहले जो प्रोडक्शन थी वो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के अंदर ही रह जाती थी, ठीक है। दूसरी बात, कंट्रीज यूज टू ट्रेड इन रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश गुड। तो कंट्रीज़ क्या करती थी, ट्रेड के लिए रॉ मटेरियल्स हो गया, फूड स्टफ्स हो गए, खाने वाली चीज़ें, एंड फर्निश गुड, इन सभी चीज़ों का यूज़ करती थी, ठीक है, जब एमएसपी आई, ठीक है। बट विद द एंट्री ऑफ एमएनसी के आने से इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कंपनी आर स्प्रेड ओवर मैनी कंट्रीज। जो कंट्री की मतलब एक से ज़्यादा कंट्री में एमएसपी ने अपनी शाखा खोल ली, ठीक है, जिससे क्या हुआ, एमएसपी स्प्रेड होना शुरू हो गई, ठीक है, ग्लोबली, जो हमने पढ़ा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है द गुड्स एंड सर्विस आर बीइंग प्रोड्यूस ग्लोबली। तो जो गुड्स है और सर्विस है वो ग्लोबली यूज़ होनी शुरू हो गई, मतलब पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो कहने का मतलब जब एमएसपी नहीं थी तब एक ही कंट्री में अपनी प्रोडक्शन रखती थी, कंपनीज इतनी ज़्यादा विशाल नहीं हुई थी। जब एमएनसीज आई, ठीक है, तो बेसिकली उनके आने से क्या हुआ, पूरा का पूरा ट्रेड ही बदल गया, ठीक है। आई होप ये आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन। ये जो पूरे क्वेश्चन है मैंने स्पेशल नोट से बढ़िया तरीके से समझाए, आपका एक भी जो टॉपिक है वहाँ से रहेगा नहीं, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अंडर ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के अंडर द प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स वे। तो ये बताना है हमने, तो बेसिकली हमने ये बताना है इंक्रीजिंगली, मतलब इंक्रीज कैसे हुई, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के अंडर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कैसे हुई ये बताना है हमने, ठीक है। तो पहला पॉइंट है द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एमएनसीज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोबल। जो एमएसपी है, जो एमएनसीज हैं, वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि एक ही एमएनसी हैंडल करेगी। तो एमएसपी क्या करती है, वो बेसिकली बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे बात करें आईफोन की, ठीक है, एमएसपी, ठीक है, वो क्या करती है, फ्लैश लाइट एक कंपनी बनाएगी, डिस्प्ले एक कंपनी बनाएगी, ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर अलग कंपनी बनाएगी, मतलब वो क्या है, अलग अलग स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है। और स्प्रेड कहाँ पर होती है, पूरे ग्लोबल में, वर्ल्ड में होती है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, रिसर्च वर्क इज कैरिड आउट इन डेवलप कंट्री। जो इनका रिसर्च वर्क होता है, पूरा का पूरा रिसर्च करना प्रोडक्ट के ऊपर, वो बेसिकली बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज़ के में होता है। जैसे यूएसए में अपनी ब्रांच खोल देते हैं, जापान में, यूके में, ठीक है, एक्सेट्रा। अगला काम, द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड। दो बात है, मैन्युफैक्चर मतलब बननी, असेंबल मतलब पूरी तरह तैयार करनी, इन अनदर कंट्री विच हैज़ द कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है। तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है और असेंबल्ड है वो कंट्रीज़ में होती है, जिससे क्या होता है, उनकी कॉस्ट का एडवांटेज मिलता है, ठीक है। हम बेसिकली जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है या जहाँ पर असेंबल हो रही है, ठीक है, वो कंट्रीज़ में होंगी, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, ताकि वो क्या हो सके, शिप हो सके। अब ऐसे तो नहीं है किसी ने दुकान खोलनी है, किसी ऐसी जगह में खोल दें जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, यहाँ पर क्या कहते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो बेसिकली इसीलिए वो डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादातर ये सारा अपनी ब्रांचेस वगैरह खोलते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है द कंपनीज प्रेफर टू सेट अप कंज्यूमर, ठीक है, केयर सेंटर इन द कंट्री वेयर एवर चीप एंड स्किल वर्कर्स आर अवेलेबल। हाँ जी, तो कंपनीज हैं वो अपने कस्टमर केयर सेंटर्स हैं ऐसी जगह के ऊपर रखेंगे जहाँ पर उनको लोगों की संख्या ज़्यादा मिले और प्राइस कम मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर केयर अगर इंडिया में खोलते तो इंडिया में बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग तैयार हो जाएंगे कम सैलरी के ऊपर, ठीक है। तो ये इससे क्या होगी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बढ़ेगी। तो बढ़ते हैं इसके 6 क्वेश्चन की तरफ।
आई होप वो आपको पिछला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया, फिफ्थ वाला। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू द MNCs हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लोकल कंपनी। जो MNCs होती हैं वो लोकल कंपनी की कैसे हेल्प करती हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट। कहने का भाव ये है, MNC क्या करती हैं, लोकल कंपनीज़ की हेल्प करती हैं, ठीक है, एग्रीमेंट करके। तो उनको मॉडर्न टेक्निक्स बताती हैं और मैनेजमेंट कैसे करनी है ये सिखाती हैं। तो इसमें क्या आएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैनेजिकल सर्विस आर मेड अवेलेबिलिटी टू लोकल कंपनी। अब लोकल कंपनी क्या होती है, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो उनके साथ टाई अप करके वो उनको मॉडर्न टेक्निक्स बताती हैं, ठीक है, कैसे मैनेज करनी है, सर्विस बताती है, ये सारा अवेलेबल करवाती है लोकल कंपनीज़ को। और टू होस्ट कंट्री कौन सी होती है, जहाँ पर उनका मेन ऑफिस होता है। एज ए रिज़ल्ट, ठीक है, एज ए रिज़ल्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लोकल एंटरप्राइज इंक्रीज एंड रिसोर्सेज आर अकॉम्पली यूटिलाइज्ड, ठीक है, जो उनके रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज अच्छी तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पानी की बड़ी अच्छी कंपनी है, बिस्लेरी की बात करें तो एक ऐसा जगह है, फॉर एग्जांपल उन्होंने गोवा में अपना प्लांट लगाया, तो होस्ट कंट्री का आएगी गोवा, जहाँ पर उन्होंने प्लांट लगाया। तो क्या करेगी, जो उनके समुद्र का पानी को वो रीयूज़ करके अच्छे तरीके से उनका यूटिलाइज़ करेगी, मतलब उनका यूज़ करेगी उनके रिसोर्सेज का। तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, जहाँ की लोकल कंपनी की उन्होंने हेल्प की है उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कैपिटल का मतलब होता है पैसा। ये जो लोकल कंपनीज़ को पैसा प्रोवाइड करती है लोन के ऊपर कि हाँ जी आप हमसे पैसा ले लो, ठीक है। तो बेसिकली कैपिटल में क्या आएगा, MNCs है कैन प्रोवाइडेड कैपिटल मनी एंड मशीन्स देती है उनको फॉर फास्टर प्रोडक्शन, फास्ट प्रोडक्टिव करने के लिए। द MNC आल्सो कीप द फ्लो ऑफ वर्क। जो MNC है वो कीप करती हैं, चलाती रहती हैं उनके काम का बहाव, ठीक है। अब मान लो कोई लोकल कंपनी है, चल ही नहीं रही, अब MNC क्या करेगी, उनकी हेल्प करेगी कैपिटल दे के, पैसा दे के, ठीक है। मार्केट मतलब जो जहाँ पर लोग सामान बेचते खरीदते हैं। MNC आर हेल्पिंग इन द लोकल प्रोड्यूसर बाय एक्सपेंडेड देयर मार्केट। दो बातें हैं यहाँ पर, मार्केट और एक्सपेंड करना। अब एक कंपनी है जिसका सामान बड़ा बिकता है, उसको बोलते हैं कि तेरी मार्केट बड़ी अच्छी है। एक कंपनी है जिसका सामान बिल्कुल नहीं बिकता, उसको बोलते हैं तेरा तो मंदा हाल है, तेरी मार्केट बड़ी ख़राब है। तो MNC क्या करती हैं, लोकल कंपनीज़ को मार्केट प्रोवाइड करती हैं जिससे वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ MNC लोकल प्रोड्यूसर हेल्प होती है कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट। MNC की हेल्प से जो लोकल प्रोड्यूसर है वो उनको एक मार्केट मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे वो अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, मतलब एक देश से बाहर देश। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, MNC क्या करती है, दो काम करती है, या तो लोकल कंपनी की हेल्प करती है या लोकल कंपनी को ख़रीद लेती है, ठीक है। तो बेसिकली चाहे वो हेल्प करती है चाहे वो ख़रीद लेती है, दोनों में MNC का ही फ़ायदा होता है, और अगर हेल्प करती है तो लोकल कंपनीज़ का भी बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है। आई होप ये 6 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगला क्वेश्चन ये है कि द इंडियन गवर्नमेंट, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाहर हैज़ पुट मैनी सच बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया की सरकार ने आज़ादी के बाद बैरियर लगाए। बैरियर का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस। ये बैरियर का कॉन्सेप्ट मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया अपने नोट्स में, ठीक है। तो वाई इट वाज कंसीडर नेसेसरी, ये क्यों ज़रूरी है इंडिया की गवर्नमेंट के लिए, ये बताना है। जो इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया के ट्रेड के ऊपर जो बैरियर लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं, क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये बताना है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आंसर उसका सेम रहेगा। तो आंसर है इसका, फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। अब पता है क्या होता है, बैरियर का मतलब होता है रोक लगानी। एग्जाम्पल की तरफ समझो, ये ए देश है, ये बी देश है, इन दोनों के बीच में बाउंड्रीज लगी ना, बैरियर्स। ए देश अपना बिजनेस चलाता है, बी देश अपना बिजनेस चलाता है।
अब इन दोनों देशों में बैरियर लगे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगे हैं। ए से अगर बी में जाना है तो पूछ के जाना पड़ेगा गवर्नमेंट से, मतलब पुलिस वालों से, जो भी नाका लगा होता है सिंपल सी भाषा में। अगर ये बैरियर हटा दे जाए तो बहुत सारे इलीगल काम भी हो सकते हैं, इसलिए कोई ना कोई सरकार ये बैरियर लगाती है ताकि इलीगली काम ना हो सके कोई भी। ठीक है, ये तो था बैरियर का मतलब। अब फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट करना। अगर किसी देश में बैरियर न लगे होंगे तो वहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट में बैरियर लगे हुए हैं। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है इंडस्ट्रीज़ वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 1960s। इंडस्ट्रीज़ आने की शुरुआत की क्या थी डेट, 1950 से लेके 1960 तक। कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स एट द स्टेज। ठीक है, कंपटीशन भी बहुत था। अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ आ गई, इन सभी में कंपटीशन भी था। ठीक है, वुड नॉट हैव अलाउड दिस इंडस्ट्री टू कम अप। तो इन इंडस्ट्रीज़ को ऐसे नहीं इंडिया में दाखिल होने दिया जाता था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। अब देख लो, इंडिया आज़ाद हुआ है 1947 में। ठीक है, 1947 में। अब आपने अगर इतिहास आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इंडिया में जो अंग्रेज़ हैं वो इंडस्ट्री खोल नहीं आए थे, इंडस्ट्री के चक्कर में हमें इतने साल गुलामी में झेलना पड़ा। तो इसीलिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। डज इंडिया लॉ इम्पोर्ट ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम। इम्पोर्ट का मतलब होता है अंदर आना। तब इंडिया ने सिर्फ इम्पोर्टेंट ही आइटम्स थी उनको इम्पोर्ट की कैटेगरी में रखा, मतलब उनको इजाज़त दी। ठीक है, उसमें क्या थी, मशीनरीज़ और फर्टिलाइज़र्स, मशीनरी वगैरह थी और फर्टिलाइज़र थे जो खाद में डालने वाले, सभी चीज़ों को नहीं इजाज़त दी। ठीक है, अगर इजाज़त देता तो हो सकता है कोई इलीगल काम हो सके। ठीक है, टू स्टैब्लिश बेसिक इंडस्ट्री। अब बेसिक इंडस्ट्री कौन सी होती है, स्टील हो गया, आयरन हो गया, कोल हो गया। अगर हर देश, अगर इंडिया की बात करें, हर चीज़ इंपोर्ट करवाए, हर चीज़ अपने देश से मंगवाए, ठीक है, देश में मंगवाए, तो इंडिया तो सेल्फ सफिशिएंट कभी बन ही नहीं सकता, अपने पैरों में खड़ा ही नहीं हो सकता। मान लो सभी देशों के साथ उसकी लड़ाई होगी, वो तो इंडिया का तो काम ख़राब हो गया। तो इंडिया में रिस्ट्रिक्शन बैरियर इसीलिए लगाए गए आज़ादी के बाद ताकि जो बेसिक इंडस्ट्री है वो भी इंडिया में ग्रो हो सके। ठीक है, सम द रिस्ट्रिक्शन वर लेविड टू प्रोवाइड बूस्ट टू बेसिक इंडस्ट्रीज़। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, बूस्ट का मतलब होता है बढ़ावा देना, बेसिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना। कौन कौन सी, आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोल हो गया, ताकि इन इंडस्ट्री में इंडिया में ही प्लांट लगाए जाए, इंडिया किसी के ऊपर निर्भर ना हो। ठीक है, अराउंड 1991 में क्या होगा, गवर्नमेंट फेल्ट दैट इट वाज द प्रॉपर टाइम ऑफ इंडिया प्रोड्यूसर टू फेस कंपटीशन। अब 1991 में गवर्नमेंट को लगा ये एक बढ़िया टाइम है, हम अपने देश में भी इंडस्ट्रीज़ को लगा सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इम्प्रूव करना अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ द फॉरेन प्रोड्यूसर, फॉरेन प्रोड्यूसर से भी इंडिया कंपैरिजन करने लग गया था 1991 को। इंडिया में महसूस होने लगा सरकार को कि हमारे देश में भी बेसिक इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश में पैरों में खड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट, टू चेक फ्लो ऑफ गुड्स। अगर इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर इंपोर्ट के ऊपर कोई ट्रेड बैरियर है तो चेक कर सकते हैं अपने देश में कितनी चीज़ें आ रही हैं और कितनी चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कैन चेक ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। अगर इंडिया में ट्रेड बैरियर हटाए जाएंगे तो इंक्रीज़ होएगा इंपोर्ट, अगर ट्रेड बैरियर्स को घटाया जाएगा तो डिक्रीज़ होएंगे। ठीक है, लगाया जाएगा। तो अगर ट्रेड बैरियर है तो हमारे इंडिया में चीज़ कौन सी आ रही है, कौन सी जा रही है, हमें अच्छी तरह पता होएगा इंडिया गवर्नमेंट को। ठीक है, एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड एंड हाउ मच ऑफ द ईच शुड कम इनटू द कंट्री। ये ट्रेड बैरियर के चक्कर में इंडिया में ये इंडिया की गवर्नमेंट को पता चलेगा कि उनके देश में कौन कितनी क्वांटिटी का, लिखा है ना यहाँ पर, डिसाइडेड एट काइंड ऑफ विच काइंड ऑफ गुड, व्हाट काइंड ऑफ, कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ जा रही है उनके देशों में। तो इसीलिए ट्रेड बैरियर्स आज़ादी के बाद इंडिया में लगाए जाने लग गए ताकि
कोई इलीगल काम ना हो। ऐसे तो ड्रग्स वगैरह भी जा सकती हैं, तो ये इलीगल है ना, जिससे लोगों का भला नहीं होगा, नुकसान ही होएगा, ठीक है। तो ये था आपका 7 क्वेश्चन इसके रिलेटेड। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। बढ़ते हैं इसके 8th क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपने ये नोट्स लेने हैं, अगर PDF लेनी है, तो फ्री में आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द इंडियन कंपनीज गेन आफ्टर द ट्रेड बैरियर वर रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट। 3 पॉइंट्स बताने हैं। पॉइंट ये बताने हैं, जब ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दिया गया तो इंडियंस की कंपनी कैसे गेन हुआ। गेन का मतलब होता है उनको कैसे फ़ायदा हुआ। हमने 3 पॉइंट्स में बताना है, ठीक है। पहला पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। अगर कोई ट्रेड बैरियर ही ना रहेगा तो बड़ी सारी मार्केट को क्या बन जाएगा, एक्सपेंशन मिल जाएगा, मतलब फैल जाएंगी मार्केट, ठीक है। उनको कोई रुकावट ही नहीं है, ठीक है। अब क्लासरूम में अगर बच्चों को कोई रुकावट नहीं है तो वो शोर डाल लेंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, 9th क्लास के 10th क्लास में चले जाएंगे, 10th के +1 में। तो बच्चे जैसे बढ़ जाएंगे वैसे बिजनेस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर, हाँ जी, ये बात बड़ी अच्छी निकली है अभी कि रिस्ट्रिक्शन जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर कंट्रोल रहेगा, ठीक है। आपके क्लास में बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन है, कैसे आप पानी पीना है तो आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी उस बात की, ठीक है। वॉशरूम जाना तो इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे तो आप तो खुले में जैसे मौज ही हो गई आपकी, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेड बैरियर अगर हटाए जाएंगे तो एक्सपेंशन होगा बिजनेस का, ठीक है। रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर हेल्प द लोकल कंपनी टू एक्सपैंड देयर मार्केट। अगर ट्रेड बैरियर को हटा दिया जाएगा तो क्या होएगा, मार्केट एक्सपैंड होएगा, बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ लोकल कंपनीज सेल देयर प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट। लोकल कंपनी को भी मौका मिल जाएगा वो अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बेच दे, ठीक है। दूसरी बात, कंपटीशन बढ़ जाएगा। रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर हैज़ डेवलप द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द लोकल कंपनी। अगर जब कंपटीशन की बात आ जाएगी तो हर चीज़ बढ़िया मिलेगी, ठीक है। अगर कंपटीशन है तो हर मोबाइल फ़ोन की कंपनी क्या बोलती है, हमारा फ़ोन बढ़िया होना चाहिए। अगर बढ़िया होना चाहिए तो उससे लोगों को ही फ़ायदा होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। विद इन द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर द लोकल कंपनीज आर फ्री टू इम्पोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वो अपना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे अपनी। वो कोई ना तो इंपोर्ट पे टैक्स लगेगा ना एक्सपोर्ट पे, तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। दिस हैज़ हेल्प द लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये चीज़ क्या करती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट को लो करती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है जिससे। तो ये फ़ायदा होगा इंडिया में अगर ट्रेड बैरियर हट गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो इंडिया में ट्रेड बैरियर हट जाने से क्या फ़ायदे होते हैं। बढ़ते हैं इसके 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है आपका कि मल्टी जो नेशनल है, हाउ द मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन MNC जो है कंट्रोल प्रोडक्शन, कैसे कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन, पूरी की पूरी प्रोडक्शन को। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दीज आर वैरायटी ऑफ वेज थ्रू विच MNC स्प्रेड देयर प्रोडक्शन, कि MNCs है अपने प्रोडक्शन को इतना हाई लेवल के ऊपर स्प्रेड कैसे कर सकती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है बाय जॉइंट वेंचर। इसका मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट करके। एट द टाइम MNC सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनी। अब लोकल कंपनी के पास जाती है, उसके साथ जॉइंट वेंचर मतलब एग्रीमेंट कर लेती है, ठीक है। द बेनिफिट्स टू द लोकल कंपनी। अब लोकल कंपनी को भी बड़े सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं। ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज़ 2-fold, ठीक है। फर्स्ट, MNC कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। MNC उनको एक तो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है, लाइक बाइंग न्यू मशीन के लिए, फास्ट प्रोडक्शन के लिए। सेकंड, MNCs माइट ब्रिंग द लार्ज टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। एक तो उनको पैसा देती है और दूसरा उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पर टेक्नोलॉजी उनको इंट्रोड्यूस कराती है। एक तो ये तरीका है MNC कैसे फैल रही है, ठीक है, उनके साथ एग्रीमेंट करके। दूसरा बात है बाइंग लोकल कंपनी, दूसरा लोकल कंपनी को ही बाई करके, ठीक है। मोस्ट कॉमन रूट फॉर द MNC इन्वेस्ट इज़ टू बाय द लोकल कंपनी। अब वो कोई मान लो मैं कोई भी लोकल कंपनी का मालिक हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिलायंस हूँ, रिलायंस का मालिक हूँ। तो एक बड़ी कंपनी है एप्पल को अगर पता चलता है हाँ जी रिलायंस की बड़ी मार्केट है, वो एक तो मेरे साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश करेगी, फर्स्ट पॉइंट वाला।
दूसरा मेरे को ख़रीदने की कोशिश करेगी, हाँ जी इसकी मार्केट ही ख़रीद लेती हूँ, ठीक है। देन टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, जिससे उनकी प्रोडक्शन एक्सपैंड होती है, बढ़ जाती है। एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ कैन क्विट ईजिली डू सो, एमएनसी जो है उनके पास इतनी ज़्यादा पैसा होता है, ये सारा कुछ कर सकती है, ठीक है। इसकी लास्ट बात है बाय प्लेसिंग ऑर्डर टू स्मॉल प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोड्यूसर सॉरी स्मॉल प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? जो लोकल कंपनी के मालिक होते हैं। एमएनसी कौन सी होती है? जो बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। देयर्स अनदर वे इन विच एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन, एमएनसी कंट्रोल कैसे करती है? लार्ज एमएनसी इज डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर, वो क्या करती है? स्मॉल प्रोड्यूसर के साथ एग्रीमेंट कर लेती है, ठीक है, जो इतना ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है, अपने लेवल के ऊपर, तो उसके साथ क्या कर लेती है? टाई अप कर देती है। जैसे गारमेंट्स हो गए, फुटवेयर्स हो गए, स्पोर्ट्स आइटम्स होगी, ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड। ये जो प्रोडक्ट है ये स्मॉल प्रोड्यूसर के थ्रू बड़े लार्ज लेवल के ऊपर बनाया जाता है और स्मॉल प्रोड्यूसर की हेल्प से बेचा जाता है। जैसे एमएनसी है, कोई भी एमएनसी है, जैसे नाइकी के शूज़। अब नाइकी के शूज़ ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ नाइकी की शोरूम में मिलते हैं, लोकल दुकानदारों से भी मिल सकते हैं, ठीक है, हम परचेज़ कर सकते हैं। हमें बोलना पड़ेगा कि हमें नाइकी के शूज़ चाहिए, तो जो लोकल छोटे मोटे प्रोड्यूसर होते हैं उनको भी वो मना नहीं करते, उनकी दुकानों पे भी बेचने का वो लाइसेंस दे देते हैं उनको। आई होप ये पता चल गया आपको कि एमएनसी जो है कैसे प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। बढ़ते हैं इसके 10th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर बेनिफिट फॉर यू, ठीक है। 10th क्वेश्चन है स्टेट एनी 4 ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ी है उसके कुछ ड्रॉबैक्स बताने हैं, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कहाँ पर फेल होती है ये बताना है हमने, उसके दो तीन नुकसान बताने। ग्लोबलाइजेशन हैज़ फेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। जो ग्लोबलाइजेशन है वो पॉवर्टी को ख़त्म करने में फ़ेल हो गई है, ठीक है, इससे अमीर और अमीर होता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन से, बस यही है इसका फ़ायदा। दूसरी बात, ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैज़, जो ग्लोबलाइजेशन है और कंपटीशन का जो भावना हैव सब्सटेंटली चेंज द लाइफ्स ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स की लाइफ है उसको पूरी तरह चेंज कर रहा है ग्लोबलाइजेशन का, ये एक दूसरा नुकसान है। फेस विद ग्रोइंग कंपटीशन, और कंपटीशन इतना बढ़ गया है। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ दीज डेज क्या करते हैं? प्रेफर द एम्प्लॉय वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी से काम करना चाहते हैं। दीज मीन्स द वर्क्स, जो वर्कर जॉब आर नॉट लॉन्गर सिक्योर। जो वर्कर्स की जॉब है वो इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं रह गई है। सीधी सी बात है, एक बड़ी कंपनी का एक एम्प्लॉय है और एक छोटी कंपनी का एक एम्प्लॉय है, ठीक है। वो छोटी कंपनी का वो जो एम्प्लॉय है वो हमेशा बड़ी कंपनी में काम करना चाहता है, ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है वो अपनी लाइफ में, तो ये एक नुकसान है कंपटीशन का, ठीक है, इससे नुकसान होता है वर्कर्स की लाइफ को। अगला है ओनली रिच एंड एजुकेटेड क्लास बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। सिर्फ और सिर्फ रिच क्लास और एजुकेशन वाली क्लास ही ग्लोबलाइजेशन की फ़ायदा उठा पाती है, बाकी तो ऐसे ही रह जाते हैं, ठीक है। अगला है ग्लोबलाइजेशन हैज़ वाइडेड द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। जो ग्लोबलाइजेशन है उसके चक्कर में रिच ज़्यादा रिच होता जा रहा है, पुअर ही रहता है, ठीक है, इसमें गैप बढ़ रहा है, ठीक है। तो चाहिए तो ये ग्लोबलाइजेशन आने से रिच भी रिच बना रहे हो, पुअर भी रिच हो जाए, ठीक है, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो ये ड्रॉबैक थे ग्लोबलाइजेशन के। आई होप ये 10th क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगला हमने करना है 11th, मेंशन एनी 4 फीचर ऑफ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन के 4 फ़ायदे बताने हैं, 4 फीचर बताने हैं। ये बार बार एक ही बात हमने बार बार की है। दीज कंपनी ओन्ड कंट्रोल प्रोडक्शन इन वन नेशन, बात कर ली पीछे कई बार। ये जो कंपनी है इनकी जो प्रोडक्शन है एक से ज़्यादा देशों में होती है। प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजली कॉम्प्लेक्स वे, ठीक है, इंक्रीज़ होती है इन जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती है इनकी जो प्रोडक्शन है ईयर और ईयर टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। हमने पीछे ही पढ़ा है, ये स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती हैं कंपनीज और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबली बिकते हैं बड़े बड़े देशों में।
द कंपनी हैव लार्ज साइज़, और कंपनी का साइज़ क्या होता है, मतलब वैल्यू क्या होती है, बड़ी ज़्यादा लार्ज होती है क्योंकि एक से ज़्यादा देशों में उसका रुतबा होता है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन है मेंशन द 4 लोकेशनल फैक्टर ऑफ द एमएनसी। जो एमएनसी है उसकी लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ पर एमएनसी खोलनी चाहिए कंपनी। तो ये क्वेश्चन है, इट इज़ ए कंपनी डैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन मोर देन वन कंट्री। ये हमें पता पढ़ लिया पीछे क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में फैक्टर्स कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, अगर मैंने एमएनसी कंपनी खोलनी है तो मेरी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, क्लोजर टू द मार्केट, मार्केट के बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, तो मेरे को अगर बंदे काम के लिए चाहिए चीप सस्ते भाव में, मतलब सस्ती सैलरी में, तो वहाँ पर ही मेरे को जाना चाहिए जहाँ पर प्रोडक्शन या आबादी जिनकी लोगों की ज़्यादा है। अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जो प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, वो भी मेरे को सारे मिलने चाहिए। मतलब मेरे को कंपनी ऐसी जगह पे खोलनी चाहिए जहाँ पर लोग आते जाते हैं, भीड़ भाड़ है। ठीक है, ऐसे नहीं सुनसान एरिया में कंपनी खोल के बैठ जाऊँ और मैं उड़िक्कू कब ग्राहक आएगा। ठीक है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, हाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अच्छी होनी चाहिए। मैं इस देश में चला जाऊँ जहाँ पर मोबाइल फ़ोन ही बैन है, वहाँ पर मैं मोबाइल फ़ोन की कंपनी खोल के क्या करूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को चाहिए अगर मेरे को MNC कंपनी खोलनी है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन है आपका, हाउ हैव ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर। जो स्मॉल लेवल के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को, अब ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हेल्प मिलेगी उनको, क्या उनकी लाइफ में चेंज आएगा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को बड़े लेवल में बेचना। ठीक है, जिसको सारी ग्लोब जाने, सारी दुनिया जाने। ठीक है, फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, ठीक है, एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोस्ट मेजर चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उनको फेस करने पड़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, ठीक है, अब लार्ज नंबर है उनका और उनकी संख्या क्या है, स्मॉल। अब इस पॉइंट की समझ हमें क्या कब लगेगी, जब सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब कौन कौन से स्मॉल प्रोडक्शन है, स्मॉल यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं, बैटरीज हो गई, ठीक है, ये सारे प्रोड्यूसर, वेट कैपेसिटर्स हो गए, प्लास्टिक टॉयज़ हो गए, ठीक है, टायर्स हो गए, डायरी प्रोडक्ट्स हो गए, एंड वेजिटेबल ऑयल हो गए। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट क्या है, आर स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज, स्मॉल एग्जाम्पल, सॉरी सम एग्जाम्पल है इंडस्ट्रीज की, वर द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू द कंपटीशन। अब इस जो ऊपर वाले हमने प्रोडक्ट्स पढ़े हैं उनमें कंपटीशन बड़ा है। अब आपने प्लास्टिक टॉय लेना है आपने ठीक है, या टॉयज़ लेने हैं या बैटरीज लेनी है, बड़ी कंपनीज़ हैं जो बैटरीज प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आपकी पोजीशन मार्केट में अच्छी है तभी आप सर्वाइव कर सकते हो, नहीं तो आप पिट जाओगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव बीन शट डाउन रिगार्डिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस। ठीक है, अब क्या होता है, अब ऐसे तो नहीं सारी कंपनीज मार्केट में बैटरी लेनी है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज की बैटरीज हैं। ठीक है, तो वो वाली बैटरी चलती हैं जो बड़ी ज़्यादा मशहूर हैं, जो टीवी पे आती हैं। ठीक है, अब दूसरी कंपनीज़ की बैटरी क्या होगी, वो शट डाउन हो सकती हैं, बंद हो सकती हैं, और उनके वर्कर्स की जॉब भी चली जा सकती है। यही ग्लोबलाइजेशन का स्मॉल प्रोड्यूसर के ऊपर इफेक्ट डलता है। ठीक है, जो लोकल कंपनीज होती हैं वो बंद हो जाती हैं, और मोनोपोली किसकी होती है, चलती कौन सी है, जो फेमस ज़्यादा होती है। मैनी ऑफ द स्मॉल कंपनी हैव बीन परचेज बाय MNC। जो स्मॉल कंपनीज, अब बची कुछ कंपनीज होती हैं उनको MNC खुद ही खरीद लेता है। ठीक है, MNC प्रोड्यूस चीप गुड्स, सो स्मॉल प्रोड्यूसर हैव लॉस देयर लोकल कंपनी। अब MNC जो है, अब बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सस्ता माल बेचती हैं, और लोकल कंपनी का अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा प्राइजेस होता है तो वो उनकी दुकानें ही बंद हो जाती हैं। तो ये लॉस होता है लोकल मार्केट को। फ़ायदा हमेशा किसको होएगा, बड़े लेवल के ऊपर जो खेलता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रेड। व्यापार की क्या इंपॉर्टेंस है ये बतानी है। फर्स्ट पॉइंट है, इट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, अब जो मार्केट है, जो ट्रेड है, वो मार्केट ही है। ट्रेड क्या है, व्यापार। जो व्यापार होता है वो लोकल प्रोड्यूसर है जो, या कोई भी छोटा मोटा प्रोड्यूसर है, उसको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप भी बढ़ो आके मार्केट में आगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, गुड्स एंड सर्विस ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर।
ट्रेड से क्या होता है, व्यापार से क्या होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का व्यापार है, गुड्स का है, सर्विस का है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट होता है, जाता रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है चॉइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइसेस। जो चॉइसेस ऑफ गुड्स है जिसमें क्या होता है, मार्केट राइज हो जाती है, मार्केट बढ़नी शुरू हो जाती है, चीज़ों की चॉइस ही बड़ी ज़्यादा मिल गई तो मार्केट ज़्यादा फैलेगी, ठीक है। अगला पॉइंट है प्राइजेज ऑफ सिमिलर गुड्स इन डिफरेंट मार्केट ट्रेंड्स टू बिकम इक्वल। इससे क्या होता है, प्राइजेज है जो वो या तो इक्वल रहते हैं या कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक दुकान है ए, दूसरी दुकान है बी, ए दुकान में एक फ्लैश लाइट मिल रही है 10 रुपीज़ की, बी में भी 10 की मिलेगी, अगर 9 की मिलेगी तो बी से ही खरीदेगा। तो मतलब अगर कंपटीशन है, प्राइजेज ऑलमोस्ट सिमिलर सेम टू ही होते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, मतलब जो डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस करते हैं चीज़ को, प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, कम्पीट करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, अपने प्रोडक्ट को सस्ते से सस्ता और बढ़िया से बढ़िया बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रेड के फ़ायदे होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस होती है। आई होप ये 14 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन है आपका, वेट आपको करवाता हूँ। 15 क्वेश्चन से मिलता जुलता हमने क्वेश्चन कर लिया है, आपको बताता हूँ। हाउ डू द मल्टी नेशनल कंपनीज मैनेज टू कीप द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन देयर गुड्स लो। जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं वो प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करती हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। तो वेस्ट नहीं करूँगा टाइम। पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, बाय प्लेसिंग ऑर्डर टू स्मॉल प्रोड्यूसर। हाँ जी, वो स्मॉल प्रोड्यूसर को भी अपना प्रोडक्ट बेचने की इजाज़त दे देती हैं, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। एम्प्लॉइंग वर्क ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, अब को क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर वो काम देती है, ऐसे नहीं परमानेंटली किसी को काम दे दिया, ठीक है। वेयर अर्ली ए फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्क ऑन द परमानेंट बेसिस, पहले क्या होता था, परमानेंट बेसिस के ऊपर काम दिया जाता था, उससे कंपनी का नुकसान होता था, ठीक है। वो काम करता था और नहीं करता था उसके ऊपर निर्भर था, ठीक है। नाउ दे एम्प्लॉयड वर्क ऑन टेम्परेरी बेसिस, टेम्परेरी बेसिस के ऊपर काम दिया जाता है। मान लो 1 साल का उनको ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, हाँ जी आपने 1 साल काम करना है, वो बेचारा परमानेंट होने के चक्कर में दिन रात काम करता है, ठीक है। सो डैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर फॉर द होल ईयर, पूरे साल नहीं देना पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट बेस भी होता है। जब कंपनी, मतलब मान लो कोई कंपनी है, सर्दियों वाली कंपनी है, सर्दियों में काम करेगी, गर्मियों में थोड़ी करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाता है। वर्कर्स आल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग ओवर्स, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। एंड वर्क नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक ऑफ सेशन। अब जब उनका सेशन चल रहा है, सीज़न चल रहा होता है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। वेजेस आर लो, उनकी वेजेस लो होती है। एंड वर्कर्स आर फोर्स टू वर्क ओवर टाइम करना पड़ता है उनको। मेक बोथ हैंड्स मीट, उनको अपने गुजारे के लिए ये सारा काम करना पड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट है बाय स्प्रेडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर देती हैं, ठीक है। ये पिछला में हमने कवर कर लिया कि चाइना में जैसे एग्जांपल है IIT की हमने की थी, ठीक है। तो वो सेम एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हो, अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। आई होप ये 15 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बढ़ते हैं इसके सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमने पीछे कर लिया है। वेट Why had the Indian government put barrier to the foreign trade and foreign investment after independence? सेम क्वेश्चन हमने किया है, एग्जैक्ट आंसर लिखना है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमने किया था पीछे कि क्यों ट्रेड बैरियर्स लगाए थे, ठीक है। ये सारा का सारा क्वेश्चन वैसे ही आपने लिखना है, कोई हार्ड नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ही मेरे को याद, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन है ए वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट सपोर्ट द स्टेटमेंट, कि इंडिया की मार्केट इतनी ज़्यादा विशाल है, यहाँ पर हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है, ये बताना है कैसे, ठीक है। द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ द डिजिटल कैमरास, चाहे लेटेस्ट मॉडल हो डिजिटल कैमरा की, मोबाइल फ़ोन्स हो, टेलीविज़न हो, मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच, हमारी रीच के अंदर है। मतलब मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है या इंडिया ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हमारी रेंज के अंडर ही आता है ये सारी मार्केट। क्यों हमारा, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है बाकी देशों से अच्छा है, ठीक है। इंडियन मार्केट इज़ फुल ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इंडिया में ऑटोमोबाइल्स की बड़ी फुल मॉडल है, हमारी मार्केट बड़ी विशाल है। ऑटोमोबाइल्स मतलब कार हो गया, जीप होगी, इनकी मार्केट बड़ी अच्छी है इंडिया में, ठीक है।
द ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड्स आल्सो इंक्रीज द इंडियन कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर कस्टमर चाहे जो मर्जी बोल दो, ऑनलाइन ट्रेंडिंग भी, ऑनलाइन भी है हमारा सिस्टम, जिससे हम इंडिया का बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं कि हर चीज़ इंडिया में बढ़िया है। तो ये थे आपके 17 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और वीडियो में।